Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Bilal. Today, this is my first lecture. So today I am going to discuss here a very important topic in physics: vectors, vector calculus. In physics, we broadly classify the physical quantities into main two types. That is a scalar quantity and a vector quantity. So we are having two types of quantities: scalar quantities and vector quantities. What is the difference between the scalar quantity and a vector quantity? Scalar quantity. In scalar quantities, we are having only a magnitude. Scalar quantity में हमें सिर्फ magnitude होता है. In scalar quantity, we are only having a magnitude. Means इसका magnitude का मतलब इसका कोई value होता है, कुछ वैल्यू होता है. और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में हमें वी आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है. और वेक्टर क्वांटिटी में वी आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज direction. This is the main difference between a scalar quantity and a vector quantity. What are scalar quantities and what are vector quantities? For example, I have written down here a work. Work is a scalar quantity. Why work is a scalar quantity? Because if I am spending 10 joules of energy on a body, मतलब मैं 10 joules of work करता हूँ, मैं 10 joules of work करता हूँ. I am spending 10 joules of work on some body. तो यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नीट्यूड रहता है, मैंने 10 joules of energy यहाँ पे कंज्यूम की है, पर ये मैं नहीं बता पाता हूँ कि ये जो वर्क की है मैंने किस डायरेक्शन में की है, मैंने किस डायरेक्शन में की है मैं यहाँ पे सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताता हूँ, सिर्फ एक वैल्यू बताता हूँ. जो मैंने वर्क की है उसमें मैंने सिर्फ 10 joules of energy कंज्यूम किए हैं, पर ये मैं डायरेक्शन यहाँ पे नहीं बता पाता हूँ आपको. इसी तरह से स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. Why speed is scalar quantity? Because if I am driving a car at a speed of 5 meters per second, at a speed of 5 meters per second, I am driving a car at a speed of 5 meters per second, पर ये मैं नहीं बता पाता हूँ कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में ये कार चला रहा हूँ. सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताता हूँ, सिर्फ एक वैल्यू बता रहा हूँ. मेरी कार की जो स्पीड है वो सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन में यहाँ पे नहीं बता पाता हूँ. इसी तरह से डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. व्हाई? बिकॉज देखो, अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, मैं कोई भी रास्ता चूज कर सकता हूँ. मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, कोई भी वे चूज कर सकता हूँ. यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है मुझे, पर यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट है, मतलब यहाँ पे एक अमाउंट है. मैं बताता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो फासला था ये 5 मीटर का था, 5 मीटर का था. ये मैं नहीं बताता हूँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने एक डिस्टेंस कवर की है, 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, पर यहाँ पे ये मैं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ, कोई भी रास्ता चूज कर सकता हूँ. तो यहाँ पे अब आपने क्या देखा? हमारे पास क्या होता है? जो भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास जो भी होते हैं उसमें क्या होता है? सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है. अब हम देखते हैं व्हाट्स वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी में मैंने पहले ही बताया, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल इज पॉजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जैसे कि मैंने यहाँ पे फोर्स लिखा है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम अप्लाइंग 100 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे मैं 100 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई करता हूँ, वहां पे मैं ये भी बता पाता हूँ कि मैंने किस डायरेक्शन में. फॉर एग्जांपल आई एम अप्लाइंग 100 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ. मैंने एक बॉडी को यहां से वहां तक मूव करना है, तो मैं इस पे 100 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई करता हूं टुवर्ड्स ईस्ट. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बताता हूं, कितना फोर्स मैंने इस बॉडी पे अप्लाई किया, और डायरेक्शन भी बताता हूं.
डायरेक्शन भी साथ ही मैं बताता हूं कि कहां तरफ, ईस्ट की तरफ। ये जो मैंने 100 न्यूटन ऑफ फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई की, किस तरफ, ईस्ट की तरफ हूं। तो इट possesses वेक्टर क्वांटिटी possesses both magnitude as well as direction। इसी तरह से वेलोसिटी मान के चलो ये स्पीड का एक बाई है, स्पीड का बाई है। जैसे मैंने स्पीड में बताया मेरी कार की जो स्पीड है वो सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन नहीं वेलोसिटी में साथ ही मैं क्या बता पाता हूँ कि डायरेक्शन बता रहा हूँ। यही मान लो मेरी कार की जो स्पीड है, जो मैं कार चला रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मैं चल रहा हूँ। मैं नॉर्थ की तरफ अपनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो इट वाज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस में बताया, अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था तो मैं यहां से भी जा सकता था, यहां से भी जा सकता, कोई भी रास्ता चूज कर सकता था। यहाँ पे मतलब जो मुझे ये 5 मीटर यहां से जहां ट्रेवल कर रहे थे, मैं कहीं से भी ट्रेवल कर सकता था, कहीं से भी ये डिस्टेंस कवर कर। पर डिस्प्लेसमेंट हम किससे करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो यहां पे मैं क्या बताता हूं, यही 5 मीटर मैंने जो ये ट्रेवल किए, 5 मीटर जो मैंने ये कवर किए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन भी बता। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फिजिक्स में हमारे पास जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको ब्रॉडली हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। एंड स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच possesses only magnitude and vector quantity is that quantity which possesses magnitude as well as direction। जैसे कि मैंने बताया था वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, या यहाँ पे मास भी आते, मास, length, etc. These very quantities we call as scalar quantities, and a vector quantity is that quantity which possesses magnitude as well as direction, जैसे कि force, velocity, displacement, acceleration, momentum, that very quantity we call that very quantities as vector quantities। So ये जो थोड़ी सी definition ही मान के चल रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया है, एरो बना है, इसी चीज से हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक जो इस लाइन की लेंथ होती है, दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रिप्रेजेंट करता है। दिस वेरी थिंग, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है इस लाइन की, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। वो जो एरो हेड बनाया है मैंने, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। दिस वेरी थिंग, द लाइन, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इस लाइन की मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ये एरो हेड बनाया है मैंने, ये एक वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, इन वेक्टर फॉर्म फोर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, मैं इसमें यही एक एरो हेड डालूंगा। इट मींस जैसे कि मैंने फोर्स पे ये एरो डाला, इसी से पता चलता है कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि मैं किसी बॉडी पे 10 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई करता हूं, तो मैं यहाँ पे फोर्स पे एरो हेड डालता हूं, जिसकी वजह से मुझे पता चलता है कि ये जो फोर्स है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये देखो यहाँ पे ये जो लाइन है इसे हम टेल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे इसे हम टेल कहते हैं। एंड दिस वेरी थिंग वी कॉल दिस वेरी थिंग हेड, टेल एंड हेड। जैसे कि हमारे पास एक कॉइन होती है, उसका एक साइड टेल होता है और एक साइड हेड होता है। इसी तरह से जिससे हम इस एरो से वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक साइड, एक एंड इसको हम टेल कहते हैं और दूसरे एंड को हम हेड कहते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वेक्टर की कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोइंसिडेंट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, S0 वेक्टर, जिसे हम नॉन वेक्टर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये क्या क्या टाइप्स होते हैं हमारे पास वेक्टर। जैसे कि हमने पहले ही लिखा है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यूनिट वेक्टर, a unit vector of a given vector has a magnitude of unity or 1
ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना हमारे पास, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी 1 होता है। इसका एक ही काम होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करना, डायरेक्शन स्पेसिफाई करना। यूनिट वेक्टर का काम यही होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। इसका एक ही काम, इससे हमें एक वेक्टर की डायरेक्शन पता चलती है, एक वेक्टर की डायरेक्शन पता चलती है। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट, इस पे हम एक कैप डालते हैं, जैसे कि हमने इस कैप, इसका मतलब ये है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम यही होता है कि सिर्फ इससे हमें एक वेक्टर का डायरेक्शन पता चलती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इक्वल वेक्टर, व्हाट इज एन इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसे हम कहते हैं, इक्वल वेक्टर, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये कब इक्वल होंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन, जब ये सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। When they represent the same physical quantity, when they have the same magnitude, and when they have the same direction. So हमारे पास इक्वल वेक्टर हम कब कहेंगे, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, we call them equal vectors only when they represent the same physical quantity, when they are having the same magnitude, and when they are having the same direction. For example, ये मेरे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसकी मतलब वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इसकी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, और वेक्टर बी जो है ये तभी इक्वल होगी जब इसकी डायरेक्शन भी वेक्टर ए की तरफ ही होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी यही होगा, और ये क्या फिजिकल क्वांटिटी, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। अब मैंने इसके बाद एक और वेक्टर नाम लिखा है नेगेटिव वेक्टर। व्हाट इज अ नेगेटिव वेक्टर, देखो नेगेटिव वेक्टर हम उसे कहते हैं नेगेटिव वेक्टर, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, इफ आई हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर, बट देखो ये एक दूसरे के पैरेलल है, बट यहाँ पे हम देखें इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इससे हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर, हम उसे कहेंगे इफ आई एम हैविंग टू वेक्टर्स एंड देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम भी होगा बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, तो उससे हम क्या कहेंगे, वी कॉल दैट वेक्टर ए नेगेटिव वेक्टर। और नेगेटिव वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ए से, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस से रिप्रेजेंट यहाँ पे क्या करता है कि जो ये वेक्टर है इसके पैरेलल चल रहा था, पर इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर। अब हम कहते हैं कि कोइंसिडेंट वेक्टर या कॉन्करेंट वेक्टर। कोइंसिडेंट वेक्टर हम किसे कहते हैं, सपोज इफ आई एम हैविंग, अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, यहां पे हम क्या देते हैं कि इनका क्या है, एक ही पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक ही है, सेम इनिशियल पॉइंट इनका क्या है, सेम ही है, उसे हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट वेक्टर या कॉन्करेंट वेक्टर। यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं इस पे यहाँ की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता हूँ F1, यहाँ की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता हूँ F2, यहाँ की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट इनका क्या है, एक ही है, सेम है, इनिशियल, इससे हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर हम किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग टू वेक्टर्स, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी होगा, पर ये एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, या ये दो वेक्टर्स है, ये एक ही लाइन में फॉल करते हैं,
लाई करते हैं, ये एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर जैसे मैंने बोला दो वेक्टर्स मेरे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं या एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। अब बात यहाँ पे आती है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है? कोप्लेनर वेक्टर का मतलब ये, अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो वो एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। सपोज मेरे पास ये दो वेक्टर्स है, मेरे पास ये दो वेक्टर्स है, तो ये क्या है, ये एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। अब हम देखते हैं क्या ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यस, ये एक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये दो वेक्टर्स है और मैं एक प्लेन लाता हूं, यस, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब मैं इनको ऐसे अलाइन करता हूं, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब मैं इनको ऐसे अलाइन करता हूं, ये एक ही प्लेन में लाई। सो एनी टू वेक्टर्स वो कोई भी दो वेक्टर्स वो ऑलवेज एक ही प्लेन में लाई करते हैं। या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर मेरे पास है, दो से ज्यादा वेक्टर्स अब मेरे पास है, अब देखते हैं, हाँ ये भी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, पर यहाँ पे क्या है, एक साथ ऑलवेज ये एक ही प्लेन में लाई नहीं करते हैं। अगर मेरे पास, अगर हम देखते हैं कि मेरे पास ये तीन वेक्टर्स है, मेरे पास ये तीन वेक्टर्स हैं, तो ये दो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये दो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये दो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो इससे हम क्या है, कोप्लेनर वेक्टर, दोस वेक्टर्स which lie in the same plane। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर मेरे पास हो तो वो एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। एक यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई, कोई भी दो वेक्टर्स अगर हो वो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब बात आती है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या, नल वेक्टर, जिसे हम नल वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। इसका मतलब क्या है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, इसका मतलब ये, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मैग्नीट्यूड इसका जीरो होता है, पर इसकी कोई डायरेक्शन होती है, इसकी कोई डायरेक्शन होती है, इसे हम कहते हैं जीरो वेक्टर। फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी, कोई स्टेशनरी बॉडी है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, स्टेशनरी एक ही जगह होगी और उसकी कोई डायरेक्शन तो होगी, द वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी बॉडी, तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं जीरो वेक्टर। सो ये जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी होती है, वन होती है, इसका एक ही काम होता है, इससे हमें किसी वेक्टर के डायरेक्शन पता चलता है। इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, इफ दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, इफ दे आर हैविंग द सेम डायरेक्शन। इसी तरह से नेगेटिव वेक्टर, कोइंसिडेंट वेक्टर, कोलिनियर, कोप्लेनर, जीरो वेक्टर, खैर जो भी है, तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है हमारे पास। अब यहाँ पे हम एक और चीज देखेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं और इसकी जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है। पैरेलल, अगर मैं एक वेक्टर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो उसके मैग्नीट्यूड में कमी नहीं आती, उसके मैग्नीट्यूड में कमी नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस पे एक बॉडी पे 100 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई कर दूं और यहाँ पे वही फोर्स है 100 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो इसके मैग्नीट्यूड में कमी नहीं प्रोवाइडेड। पर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो बॉडी, जिस बॉडी पे मैं यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ वही सेम बॉडी यहाँ पे भी होनी चाहिए। अब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स हमें कहाँ पे जरूरत पड़ती है, देखो अब इफ आई पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स हमें कहाँ पे जरूरत पड़ती है। सपोज इफ आई टू फाइंड एन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, अगर मुझे दो वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज किया, टेल टू टेल और हेड टू हेड, टेल टू टेल। यहाँ पे मुझे दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो मुझे इन दो वेक्टर्स के बीच में एक एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, टेल टू टेल, टेल टू टेल, एक वेक्टर के टेल टू टेल, वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी, इसकी मैं पैरेलल शिफ्टिंग करता हूं, इसकी मैं पैरेलल शिफ्टिंग करता हूं। देखो वेक्टर बी जो है मेरे पास, इसकी मैं पैरेलल शिफ्टिंग करता हूं, कहां, यहां से यहां तक, तो इसका टेल जो है वेक्टर बी का टेल, वो वेक्टर ए के टेल से मैंने ज्वाइन किया है, टेल टू टेल, वेक्टर बी का टेल, इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट किया यहां से यहां तक, इसके मैग्नीट्यूड में कोई कमी नहीं है, जैसे कि मैंने ये भी बताया। या मैंने ये क्यों किया, ताकि मुझे टेल, वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के टेल से क्या, वेक्टर ए के टेल से ज्वाइन करना। यहाँ पे क्या था 120, तो इसका एंगल क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे वेक्टर बी की पैरेलल शिफ्टिंग में करता हूं यहां से
यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 150 था यहाँ से, तो ये कितना निकलता है 30 डिग्री। या हेड टू हेड कहीं पे हमें अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पे हमें वेक्टर बी का वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन करें तो हमें वो एंगल पता चलेगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वेक्टर एडिशन की। वेक्टर्स में हम एडिशन कैसे करते हैं, जैसे कि हम वो सिंपल अलजेब्रा करते हैं, दैट दिस वेरी थिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट वेरी थिंग। वहां पे अगर हम मेरे पास 3 kg ऑफ शुगर है और 4 kg ऑफ शुगर है, इनको मैं ऐड करता हूं तो ये क्या आता है 7 kg। पर यहाँ पर वेक्टर एडिशन दैट वेरी थिंग, दिस वेरी थिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट वेरी सिंपल अलजेब्रा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है हेड टेल मेथड। यहाँ पे इसमें हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन असल में वही इंपॉर्टेंट है और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पर ये भी पढ़ना है हमें हेड टेल मेथड का मतलब क्या है। देखो अगर सपोज मैं ईस्ट की तरफ 3 मीटर चलता हूँ, ईस्ट की तरफ 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं साउथ की तरफ 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता हूं, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, जैसे यहाँ पे हम इसका आंसर निकलता है मुझे 7। जब हम दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए और वेक्टर बी का ऐड में करता, तो इसका आंसर जो होता है उससे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जो इन दो इंडिविजुअल वेक्टर्स का सम आया तो उससे हम क्या कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे वही मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर मैं ईस्ट की तरफ 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर उसके बाद मैंने नॉर्थ की तरफ 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हेड टेल मेथड से मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट। पहले मैं ईस्ट की तरफ 3 मीटर चला, फिर मैं साउथ की तरफ 4 मीटर चला। तो हेड टेल का मतलब क्या है, ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ज्वाइन द हेड, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है ना 3 मीटर, ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द लास्ट वेक्टर, विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट वेक्टर का जो हेड वो मैंने ऐड किसके साथ किया, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो ये क्या हेड टेल, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द, ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। अब जब मुझे रिजल्टेंट यहाँ पे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसमें मैंने क्या ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। यहाँ पे हम पहले क्या करें, ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। अब हम क्या करें, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट। तो मुझे अपना रिजल्टेंट निकालना है। एंड इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये क्या निकलता है, r स्क्वायर 3 9 4 4 16, तो r इज इक्वल टू 5। अगर हम इसको सिंपल अलजेब्रा से कैलकुलेट करते हैं, देखो अगर हम इसको सिंपल अलजेब्रा से कैलकुलेट 3 मीटर प्लस 4 मीटर ये 7 निकलता है आंसर। पर यहाँ पे आंसर मेरा क्या निकला, रिजल्टेंट मेरा क्या निकला, दैट इज 5। इसलिए मैंने बोला जो वेक्टर एडिशन है ये सिंपल अलजेब्रा से डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैंने किया तो हेड टेल मेथड से जब मैंने किया तो मैंने क्या किया, तो मैं ईस्ट की तरफ 3 मीटर चला, फिर नॉर्थ की तरफ 4 मीटर चला, तो यहाँ पे ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। फिर जब रिजल्टेंट मुझे निकालना है उसके लिए मैं क्या, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। इसी तरह से अगर मैं पहले यहाँ से ईस्ट की तरफ 4 मीटर चलता हूँ, फिर मैं साउथ की तरफ 3 मीटर चलता हूँ, और फिर से मैं ईस्ट की तरफ 4 मीटर चलता हूँ, फिर से मैं साउथ की तरफ 3 मीटर चलता हूँ, फिर से मैं साउथ की तरफ 3 मीटर। यही करना है मैं, ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर किया मैंने, हेड और टेल। फिर इसी बार ज्वाइन द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर विद द टेल ऑफ द थर्ड वेक्टर, यही क्या मैंने हेड टेल। यहाँ पे ज्वाइन द हेड ऑफ द थर्ड वेक्टर विद टेल ऑफ द फोर्थ वेक्टर, विद द टेल ऑफ द फोर्थ। तो मैंने क्या हेड को टेल से ज्वाइन किया, हेड को टेल से ज्वाइन किया, हेड को टेल से ज्वाइन किया। पर जब मुझे रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट में मुझे क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करना है, फर्स्ट वेक्टर को टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया, तो ये मेरा रिजल्टेंट निकलेगा। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर ट्रेवल किया, फिर ईस्ट की तरफ और 4 मीटर ट्रेवल किया, अब मैं देखता हूँ साउथ की तरफ 3 मीटर, फिर से 3 मीटर। तो
अब जब मुझे अपना ये रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट लेटर विद द हेड ऑफ द लास्ट लेटर, विद द हेड ऑफ द लास्ट लेटर। ठीक है, 4 और 4 हो गए 8, 3 और 3 हो गए 6। तो यहाँ पे मैं, ये मेरा रिजल्टेंट निकलेगा, यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। तो यही हेड टेल मेथड में हम यही करते हैं, वेक्टर एडिशन में हेड टेल मेथड। नो डाउट दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द प्राइमरी लेवल, ये प्राइमरी लेवल पे एप्लीकेबल है। उसके बाद जो मेन हमारा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें हम देखते हैं कि हम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उनकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पर ये भी जरूरी पढ़ना है हेड टेल मेथड। तो हेड टेल मेथड में हम क्या करते हैं, अगर मुझे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। फिर जब मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो वहां पे ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो ये है हेड टेल मेथड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे।